आज के इस डीप डाइव सेशन का विषय है 5 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स का स्लाइड बाय स्लाइड विश्लेषण। इसमें हम राज्य, भारत और विश्व के ऐसे अपडेट्स देखेंगे जो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। चलो, आज के सेशन की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। हाँ, देखते हैं। इस स्लाइड के बैकग्राउंड में एक गहरा नीला रंग है और बीच में पृथ्वी यानी अर्थ का एक ग्लोब बना हुआ है। राइट, और मुझे इस ग्लोब के चारों तरफ कुछ 3D आइकॉन्स भी दिख रहे हैं, जैसे शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन कैप, कानून के लिए एक जज का हथौड़ा, अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ ग्राफ और खेल के लिए एक ट्रॉफी दिख रही है। सही कहा। ये विजुअल डिकोड करता है कि स्लाइड का फोकस किन विषयों पर है। हेडलाइन अगर पढ़ें तो लिखा है डेली करंट अफेयर्स 5 अप्रैल 2026, इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट्स ऑल स्टेट्स प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड। मेरा एक सवाल है, इस स्लाइड के आइकन्स देखकर लगता है कि क्या हम सच में इस सेशन में इन सभी विषयों को कवर करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहूं तो परीक्षा के लिए ये सभी क्षेत्र बहुत जरूरी हैं और हम इन सभी को पढ़ेंगे। अच्छा, और मैं देख रही हूँ कि इस पहली स्लाइड पर कोई रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स यानी MCQ नहीं दिया गया है। राइट, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइटल स्लाइड है। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इसके विजुअल में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के बीच से गुजरता हुआ एक विशाल कार्गो शिप यानी जहाज दिखाया गया है। देखने में काफी शानदार लग रहा है ये। बिल्कुल। अब पॉइंट समझाते हैं। हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और यह इसका 63वां संस्करण है। इस वर्ष की थीम है मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। साथ ही 1919 में आज ही के दिन SS लॉयल्टी जहाज ने मुंबई से लंदन की पहली ऐतिहासिक यात्रा की थी और भारत 1959 से IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। यहाँ मेरा एक डाउट है, इस थीम में जो ये सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित होने की बात है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम समुद्री संसाधनों का इस तरह उपयोग करें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रहे। समझ गए। और मुझे यहाँ नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिख रहा है। हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये MCQs अहम हैं। पहला ये कि थीम क्या है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। राइट। और दूसरा, SS लॉयल्टी की यात्रा किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919। क्लियर हो क्या? चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में भगवान गणेश की एक सुनहरी मूर्ति है और साथ में कोणार्क सूर्य मंदिर का एक ऐतिहासिक पहिया यानी चक्र दिखाया गया है। हाँ, ये विजुअल डेफिनेटली ओडिशा और पंचांग से जुड़ा हुआ लग रहा है। सही पकड़ा। पॉइंट्स के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को ओडिशा ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, जिसे उत्कल दिवस कहते हैं। 1936 में भाषाई आधार पर बिहार, मद्रास और बंगाल के हिस्सों को अलग करके ओडिशा बना था। वहीं दूसरी तरफ पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। मेरा एक सवाल है यहाँ, ये भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्य बनाने का मुख्य कारण क्या था? बोलने वाले लोगों की संस्कृति सुरक्षित रहे और वहाँ का जो प्रशासनिक काम है वो आसानी से हो सके। अच्छा, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है। और मैं इस रेड बॉक्स को भी नोटिस कर रही हूँ, जिसमें 2 MCQs हैं। हाँ, उन्हें भी देखते हैं। पहला, ओडिशा किस वर्ष बना? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1936। और दूसरा, 5 अप्रैल 2026 को कौन सा व्रत है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संकष्टी चतुर्थी। ठीक है। चलो, अब अगले स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल को डिकोड करें तो स्लाइड पर ईरान का झंडा बना है और उसके ठीक सामने एक चमकता हुआ परमाणु यानी एटम का 3D सिंबल है। ये थोड़ा गंभीर विषय लग रहा है मुझे। बिल्कुल। कंटेंट पर ध्यान दें तो ईरान ने NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। राइट। NPT का मुख्य उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा है, विशेषकर अमेरिका और इजराइल के साथ, जिससे NATO और वैश्विक सुरक्षा संगठनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मेरा एक बड़ा डाउट है, अगर ईरान NPT से सच में बाहर निकल जाता है तो इसका सीधा असर क्या होगा? देखिए, इससे ईरान पर परमाणु हथियार न बनाने का जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव है वो खत्म हो जाएगा, जिस वजह से दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। बाप रे, ये सच में चिंता की बात है। मैंने यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी पढ़ लिया है। हाँ, MCQ स्पष्ट कर देता हूं। किस देश ने NPT से निकलने का संकेत दिया? सही उत्तर ऑप्शन सी, ईरान। और NPT का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर ऑप्शन बी, परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना। नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में आप एक डिजिटल टैबलेट के ऊपर विश्व का नक्शा देख सकते हैं, जिस पर एक नौसेना का जहाज यानी नेवल वॉरशिप खड़ा है। ये तो एकदम मॉडर्न नेवी ऑपरेशन जैसा दिख रहा है। हाँ, पॉइंट्स में बताया गया है कि IONS ने IMX TTX 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ये भारत की अध्यक्षता में कोची के मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में हुआ। अच्छा। और ये एक टेबल टॉप यानी सिमुलेशन बेस्ड अभ्यास है जो सागर इनिशिएटिव को मजबूत करता है। ये टेबल टॉप अभ्यास क्या होता है? क्या इसमें असली जहाज समंदर में नहीं उतारे जाते? बिल्कुल सही, असली जहाज नहीं होते। इसमें अधिकारी एक कमरे में सिर्फ मैप्स और कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए अपनी रणनीतियों की टेस्टिंग करते हैं। अब बात समझ आई। नीचे जो रेड बॉक्स है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। MCQs देखते हैं। अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी, कोची। और ये किस पहल को बढ़ावा देता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सागर। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक पारदर्शी कैप्सूल के अंदर हरी पत्तियों के साथ एक चमकता हुआ DNA या RNA हेलिक्स दिखाया गया है। ये तो विज्ञान और प्रकृति के मिलन को दर्शा रहा है। सही पकड़ा। कंटेंट समझते हैं। वैज्ञानिकों ने एक्स्ट्रा सेलुलर RNA यानी XRNA की खोज की है, जो गंभीर बीमारियों की सटीक जांच यानी डायग्नोस्टिक्स में क्रांतिकारी है। वाओ! इसके अलावा कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट से बायोबिटुमिन बनाया गया है। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। मेरा एक सवाल है कि बायोबिटुमिन के इस्तेमाल से पर्यावरण को कैसे फायदा होगा? देखिए, क्योंकि ये खेती के कचरे से बनता है, इससे एक तो कचरा जलेगा नहीं, जिससे प्रदूषण कम होगा, और दूसरा हमें कच्चा तेल कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आइडिया तो बहुत ही फायदेमंद है। मैंने स्लाइड का रेड बॉक्स भी देख लिया है। तो MCQ सॉल्व करते हैं। बायोबिटुमिन का निर्माण किससे होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, कृषि अपशिष्ट। और चिकित्सा निदान में किस RNA की खोज हुई? सही उत्तर ऑप्शन सी, XRNA। क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल को डिकोड करें तो एक सुनहरी शील्ड यानी ढाल के अंदर भारत के रुपए का चमकता हुआ प्रतीक बना है। ये क्लियरली आर्थिक सुरक्षा की तरफ इशारा कर रहा है। राइट। नियम देखते हैं। अब ग्रेचुइटी के लिए 5 साल की लंबी नौकरी जरूरी नहीं है। नए नियम के तहत केवल 1 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी इसके हकदार होंगे। अच्छा। साथ ही नौकरी छोड़ने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नियमों में भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए लागू हो गए हैं। मेरा एक डाउट है। स्लाइड में लिखा है कि ये नियम निजी क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो क्या ये नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है? नहीं। स्लाइड की जानकारी के अनुसार ये विशेष रूप से 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। समझ गए। और यहाँ एक रेड बॉक्स नोटिस किया है मैंने। हाँ, MCQs पर जोर देते हैं। न्यूनतम नौकरी की अवधि कितनी कर दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 साल। और पुराना नियम कितने वर्षों के लिए था? सही उत्तर ऑप्शन बी, 5 साल। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ स्लाइड पर भारत के प्रतीक चिन्ह वाला एक बैलेट बॉक्स यानी मतदान पेटी है, और साथ में एक लाल रंग का घरेलू LPG गैस सिलेंडर दिखाया गया है। ये सब राज्यों की अलग-अलग खबरें लग रही हैं। बिल्कुल। प्रमुख हेडलाइंस देखते हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन सभी कर्मचारियों के लिए पेड लीव का सख्त आदेश दिया है। दिल्ली में 64 लाख लोगों को रियायती दरों पर अनाज मिल रहा है। तेलंगाना के 9 जिलों में मौसम विभाग ने भारी तूफान यानी थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की है। और महाराष्ट्र सरकार ने घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की है। मेरा डाउट है कि ये चुनाव आयोग को इस पेड लीव का सख्त आदेश क्यों देना पड़ा? देखिए, वो इसलिए देना पड़ा ताकि किसी भी कर्मचारी का वेतन कटने के डर से उसका मतदान का अधिकार न छीन जाए और वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके। ये काफी जरूरी कदम है। मैं यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट की बात भी करना चाहूंगी। हाँ, MCQs बताता हूँ। PNG इस्तेमाल करने की एडवाइजरी किस राज्य ने दी? सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और पेड लीव का आदेश किसने दिया? सही उत्तर ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। डन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विजुअल में एक चमकती हुई नीली किताब खुली हुई है और उसके ठीक ऊपर एक ग्रेजुएशन कैप हवा में तैर रही है।
ये एजुकेशन से जुड़ी रिपोर्ट जैसी लग रही है। सही। वैश्विक संस्था यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026 जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक शिक्षा की चुनौतियों और बढ़ती असमानता को दिखाती है। राइट। ये SDG 4 की प्रगति को ट्रैक करती है। साथ ही भारत में श्रेष्ठा और PMJVM जैसी योजनाएं वंचित वर्गों के लिए काम कर रही हैं। SDG 4 का मुख्य फोकस क्या होता है? SDG 4 का लक्ष्य दुनिया में सभी के लिए समावेशी यानी इंक्लूसिव और गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी शिक्षा सुनिश्चित करना है। समझ गई। मैं इस रेड बॉक्स को भी पॉइंट कर रही हूँ। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस SDG से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी, SDG 4। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में सोने के बिस्किट और चांदी के सिक्कों के ढेर पर एक लाल रंग का तीर जो नीचे की तरफ जा रहा है वो दिखाया गया है। ये तीर कीमतों में गिरावट का प्रतीक है ना? एकदम सही। डेटा पढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2026 को चांदी 9,000 रुपये गिरकर 2,37,000 रुपये प्रति किलो हो गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 350 रुपये की कटौती के साथ 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अच्छा। साथ ही बताया है कि 24 कैरेट 99.5% शुद्ध होता है, जबकि आभूषण के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। और इस गिरावट का कारण ईरान-इजराइल युद्ध का तनाव और विदेशी बाजारों में उतार चढ़ाव है। मेरा डाउट वहीं पर है। भू राजनीतिक तनाव की वजह से अचानक कीमतें इतनी नीचे कैसे गिर जाती हैं? तनाव के वक्त लोग सोने में निवेश करते हैं, पर जब विदेशी बाजार में थोड़ा बदलाव आता है तो बड़े निवेशक एक साथ मुनाफा निकालते हैं। बस उसी वजह से कीमतें अचानक गिर जाती हैं। प्रॉफिट बुकिंग का असर है ये। मैंने रेड बॉक्स देख लिया इसका। तो MCQ सॉल्व कराते हैं। गिरावट के बाद चांदी की कीमत। सही उत्तर ऑप्शन बी, 2,37,000 रुपये। और आभूषण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सोना। सही उत्तर ऑप्शन सी, 22 कैरेट। गॉट इट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक लाल बॉक्सिंग ग्लव है जो एक तीरंदाजी के टारगेट बोर्ड पर पंच मार रहा है। खेल जगत की खबरें हैं ये। हाँ, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 भारतीय महिला मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंची हैं। बैंकॉक में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में श्याम सुंदर स्वामी ने कांस्य पदक जीता है। वाह। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक 23 स्वर्ण पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। साथ ही प्रसिद्ध यूरोपियन साइकिलिंग रेस टूर ऑफ फ्लैंडर्स बेल्जियम में हो रही है। इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है। ये बहुत बढ़िया पहल है। यहाँ मैं रेड बॉक्स को भी नोटिस कर रही हूँ। हाँ, MCQs कवर करते हैं। ट्राइबल गेम्स का चैंपियन कौन बना? सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक। और श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ एक क्रिकेट स्टेडियम है और बीच में एक लाल गेंद स्टंप से टकराकर चिंगारियां निकाल रही हैं। क्रिकेट फैंस के लिए मजेदार खबर। पहला मैच SRH बनाम LSG है हैदराबाद में और दूसरा मैच RCB बनाम CSK है बेंगलुरु के M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। अच्छा। इससे पहले 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। यहाँ मेरा डाउट है कि ये डबल हेडर मुकाबले का क्या मतलब होता है? देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट में जब एक ही दिन में 2 अलग-अलग मैच खेले जाते हैं तो उसे डबल हेडर कहा जाता है। अब समझ आई बात। मैं इस रेड बॉक्स पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी। MCQ स्पष्ट करते हैं। RCB और CSK का मुकाबला किस स्टेडियम में है? सही उत्तर ऑप्शन बी, M चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और 4 अप्रैल को किसने जीत दर्ज की? सही उत्तर ऑप्शन सी, राजस्थान रॉयल्स। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विजुअल में समुद्र के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जिस पर पवन चक्कियां लगी हैं और पास में कंटेनर से भरा एक बड़ा मालवाहक जहाज खड़ा है। ये मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा लग रहा है। हाँ, केंद्र सरकार के मैरीटाइम विजन 2047 का लक्ष्य समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना है। 2047 तक 8 ट्रिलियन रुपए का निवेश और 1.5 करोड़ नए रोजगार की उम्मीद है। अभी ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है, जिसे 3 गुना करना है। और लोथल गुजरात में 4500 साल पुरानी विरासत दिखाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय बन रहा है। मेरा एक बड़ा डाउट है, संग्रहालय बनाने के लिए लोथल को ही क्यों चुना गया? क्योंकि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बंदरगाह था। अच्छा, हिस्टोरिक कनेक्शन। मैंने यहाँ रेड बॉक्स की डिटेल्स भी पढ़ ली हैं। चलो MCQs कवर करते हैं।
1.5 करोड़ नए रोजगार का लक्ष्य किस वर्ष तक है? सही उत्तर ऑप्शन सी 2047। और राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन डी लोथल। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलते हुए डिजिटल नेटवर्क से किसानों और ट्रैक्टरों के आइकॉन्स जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का परफेक्ट कॉम्बो। बिल्कुल। ई-नैम किसानों के लिए एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 4.40 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। वाव! इसका मोबाइल ऐप किसानों को 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित मंडियों का प्राइस मैप देता है और 24/7 वस्तुओं के लिए ये सेवा मुफ्त है। मेरा डाउट है कि किसानों के संदर्भ में पैन इंडिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसान अपनी फसल केवल अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी भी मंडी में ऑनलाइन बेच सकता है। ये तो किसानों की पावर काफी बढ़ाएगा। मैंने रेड बॉक्स को देख लिया है। हाँ, MCQs बताता हूँ। अब तक लगभग कितने मूल्य का कारोबार हो चुका है? सही उत्तर ऑप्शन सी 4.40 लाख करोड़ रुपए। और ऐप किसानों को कितने किलोमीटर का दायरा दिखाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी 100 किलोमीटर। क्लियर। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक चमकता हुआ सर्टिफिकेट है जिस पर एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह बना है जो शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ता है। राइट, लास्ट स्लाइड। अंतिम पॉइंट्स देखते हैं। कर्नाटक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सेकंड PUC रिजल्ट जारी करेगा। गुजरात में RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत 84,000 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार ट्रांसपोर्ट वर्करों के लिए किया है और केंद्र सरकार की श्रेष्ठ स्कीम वंचित SC वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की आवासीय शिक्षा दे रही है। मेरा आखिरी डाउट, गुजरात के इस पॉइंट में RTE के तहत एडमिशन का क्या मतलब है? देखिए, RTE कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रिजर्व की जाती हैं। समझ गई। और मैंने आखिरी रेड बॉक्स को भी पॉइंट कर लिया है। तो MCQs बताता हूँ। मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार किस राज्य में हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी पंजाब। और श्रेष्ठता स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी SC छात्रों को आवासीय शिक्षा। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा 15 स्लाइड्स का ये डीप डाइव सेशन समाप्त होता है।